गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग ठीक होंगे, अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। हम अध्ययन कर रहे थे वैश्विक स्तर पर परिवहन और संचार का। परिवहन के दो पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, एक तो सड़क परिवहन, दूसरा रेल परिवहन। आज हम बात कर रहे हैं परिवहन के तीसरे पार्ट की, जिसका नाम है जल परिवहन। अब देखिए, हमने बात की सड़क परिवहन की, तो सड़क परिवहन था उसकी डोर टू डोर, प्रत्येक खेत तक, प्रत्येक ढाणी तक, प्रत्येक पल्ली अधिवास तक, नगरों तक, गली तक, मोहल्ले तक, प्रत्येक व्यक्ति तक उसकी पहुंच थी। फिर हमने बात की रेल परिवहन की, तो हमने बात की कि रेल परिवहन है वो द्रुतगामी, एक लंबी दूरी को तय करके अति शीघ्र परिवहन को संपन्न करने वाला माध्यम था। अब आता है तीसरा जल परिवहन, जो विश्व का सबसे सस्ता परिवहन है। देखिए, जल परिवहन विश्व में सबसे सस्ता और सबसे सुलभ परिवहन है। सबसे सस्ता, सबसे सुलभ क्यों है? तो इसका कारण यह है कि इसके निर्माण के लिए धन व्यय नहीं करना पड़ता। जैसे हमने बात की थी सड़क परिवहन की, तो सड़क परिवहन के लिए सड़कों का निर्माण किया जाएगा। निर्माण करने के बाद उनके रख रखाव, मेंटेनेंस पर बहुत सारा खर्च आएगा। हमने बात की रेल परिवहन की, तो रेल की पटरियों को बिछाया जाएगा, उसके बाद उनके रख रखाव, मेंटेनेंस पर बहुत सारा खर्च आएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, जल परिवहन में किसी भी प्रकार के मार्ग का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं होती। यह नदियों में, झीलों में, समुद्र में अपने आप ही मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं होती, परिवहन संपन्न कर लिया जाता है। तो कौन कौन से जल मार्गों में? भाई हमने बात की सबसे सस्ता और सबसे सुलभ है। फिर इसका कारण हमने बात की कि सबसे सस्ता, सबसे सुलभ इसलिए है कि इसमें किसी भी प्रकार के निर्माण की आवश्यकता नहीं होती, मार्गों का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं होती। तो फिर जल मार्ग, जल परिवहन संपन्न कहां होगा? नदियों में, झीलों में, नहरों में और समुद्रों में जल परिवहन संपन्न होगा। अब किन साधनों के माध्यम से हम नदियों में, झीलों में, समुद्रों में परिवहन संपन्न करेंगे? तो देखिए, परिवहन के साधन नौकाएं, स्टीमर्स, जलपोत, जलयान, ये सारे जलीय परिवहन के साधन हैं जिनके माध्यम से जल परिवहन संपन्न होता है। तो समझ पाए होंगे आप कि जल परिवहन विश्व का किस प्रकार से सस्ता और सुलभ साधन है। फिर किन कारणों से यह सस्ता है, कौन कौन से जलमार्गों से या कौन कौन से मार्गों से परिवहन संपन्न होता है, कौन से साधन परिवहन के रूप में काम में लिए जाते हैं, आप समझ पाए होंगे। अब देखिए, जल परिवहन भी दो प्रकार का है, एक तो आंतरिक जल परिवहन और दूसरा समुद्री या महासागरीय जल परिवहन। अब देखिए, आंतरिक जल मार्ग या आंतरिक जल मार्ग जल परिवहन कहां होता है? महाद्वीपीय भाग और स्थलीय भागों में, या यूं कहें जो स्थलीय भूभाग है वहां पर कौन सा जल परिवहन संपन्न होता है? आंतरिक जल मार्ग। और एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के साथ, या यूं कहें एक समुद्री मार्ग से दूसरे समुद्र तक, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जो व्यापार संपन्न होगा वो एक समुद्री मार्ग से होगा। तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जो जलीय परिवहन होता है वो कहलाता है समुद्री या महासागरीय परिवहन, जो सागर या महासागरों के माध्यम से संपन्न होता है। तो देखिए, आंतरिक जो स्थलीय भाग हैं उनमें परिवहन संपन्न होता है, उसको हमने नाम दे दिया आंतरिक जलमार्ग या आंतरिक जल परिवहन। अब ये होता कहां पर है? भाई उस तरफ तो हमने बात की कि वो तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक होता है, सागरों महासागरों में संपन्न होता है। तो जो महाद्वीप है, जो स्थलीय भाग हैं, उनमें तो महासागर होते नहीं, तो उनमें कैसे संपन्न होगा? नदियों में और झीलों में।
नदियों में और झीलों में। नदियों में और झीलों में व्यापार संपन्न होगा तो उसके लिए आवश्यक दशाएं, एक तो नदियों में और झीलों में जल की पर्याप्तता होनी चाहिए, जल पर्याप्त होना चाहिए। दूसरा, उनकी गहराई होनी चाहिए। जिन नदियों में, जिन झीलों में, जिन नहरों में जल परिवहन संपन्न हो रहा है उनमें गहराई होनी चाहिए। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, कि उसका ढाल कम से कम होना चाहिए। कम से कम ढाल होगा, जल की गहराई अच्छी होगी, जल की पर्याप्तता होगी, तो आंतरिक जल परिवहन सुगमता से, सुलभता से संपन्न हो जाएगा। फिर देखिए, आंतरिक जल परिवहन में जब जल की पर्याप्तता नहीं होती है, अपन बात करें शुष्क प्रदेशों की या शीत प्रदेशों की, तो शीत प्रदेशों में क्या होता है, शीत ऋतु में जो जलाशय हैं वो जम जाते हैं, और शुष्क प्रदेशों में जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो सूख जाते हैं। तो दोनों ही परिस्थितियों में व्यापार परिवहन संपन्न नहीं हो सकता। तो जहां जल की पर्याप्तता नहीं है वह आंतरिक जल मार्गों में मौसमी परिवहन होता है, मौसमी परिवहन। और जहां जल की पर्याप्तता होती है वहां वर्ष भर जलीय परिवहन संपन्न होता रहता है, व्यापारिक विकास होता रहता है। तो चलिए अपन अध्ययन करते हैं आंतरिक जलमार्गों का। आंतरिक जलमार्गों में हम विश्व के सभी महाद्वीपों की स्थिति का अध्ययन करेंगे कि आंतरिक जलमार्ग हैं उनके अंदर, या आंतरिक जल परिवहन की दृष्टि से संपूर्ण विश्व में जितने भी महाद्वीप हैं उनकी स्थिति क्या है। तो चलिए, सबसे पहले आता है यूरोप के आंतरिक जलमार्ग, यूरोप महाद्वीप के आंतरिक जलमार्ग। हमने बात की थी कि आंतरिक जलमार्ग, आंतरिक जल परिवहन नदियों और झीलों के माध्यम से संपन्न होता है। तो देखते हैं यूरोप में कौन कौन सी नदियों में जल परिवहन संपन्न होता है। तो यूरोप में राइन नदी, सीन नदी, पो नदी, डैन्यूब नदी, डॉन नदी, नीपर नदी, निस्टर नदी और वोल्गा नदी में जल परिवहन संपन्न होता है। इन सभी नदियों में यूरोप महाद्वीप में जल परिवहन संपन्न होता है। और अपन संपूर्ण विश्व की बात करें तो यूरोप महाद्वीप जल परिवहन की दृष्टि से विश्व का अग्रणी महाद्वीप है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो इसके अटलांटिक महासागर है पश्चिमी दिशा में, और दूसरा दक्षिण की तरफ भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में जो गिरने वाली नदियां हैं उन नदियों के माध्यम से यूरोप में जल परिवहन संपन्न होता है, जो उनके औद्योगिक विकास की मुख्य आधारशिला है। तो चलिए, अब हमने अध्ययन कर लिया कि इन सब नदियों के माध्यम से यूरोप में जल परिवहन संपन्न होता है। यूरोप की सबसे मुख्य नदी जिसके माध्यम से जल परिवहन संपन्न होता है वो नदी है राइन नदी। वो नदी कौन सी है? राइन नदी। अब देखिए, राइन नदी विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग है। विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग कौन सा? राइन नदी जलमार्ग। अभी जब अपन आगे महासागरों की स्थिति पढ़ेंगे तब हम ये पढ़ेंगे कि विश्व का व्यस्ततम महासागरीय मार्ग समझने का प्रयास करेंगे। ये तो है विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग, और यहां हम बात करेंगे विश्व का व्यस्ततम महासागरीय मार्ग। तो विश्व का व्यस्ततम महासागरीय मार्ग जब हम पूछेंगे तो उसका उत्तर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग। और विश्व का आंतरिक जलमार्ग की बात करें तो वो है राइन नदी मार्ग। समझ पाए होंगे? चलिए, अब ये राइन नदी है, ये स्विट्जरलैंड से निकलती है, और स्विट्जरलैंड से निकलकर स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड जर्मनी, स्विट्जरलैंड फ्रांस, इन देशों की सीमाओं को बनाते हुए अंत में उत्तरी सागर में गिर जाती है। अब देखिए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, इन चार देशों से गुजरते हुए, चार देशों की सीमाएं बनाते हुए अंत में उत्तरी सागर में गिरती है। अब उत्तरी सागर है, उसके
उत्तर में तो यूरोप है और उत्तर पश्चिम में ग्रेट ब्रिटेन। तो सारा प्रदेश ही किस प्रकार का है? औद्योगिक रूप से विकसित व्यापारिक केंद्र है। तो इस हिसाब से राइन नदी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस नदी के माध्यम से मुख्य किस चीज का परिवहन होता है? तो मुख्य परिवहन होता है कोयले का, और कोयला परिवहन के कारण ही राइन नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है। अब देखिए, कोयला अत्यधिक भार वाली परंतु सस्ती वस्तु है, लौह इस्पात उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। तो लौह इस्पात उद्योग में सस्ता परिवहन यदि कच्चे माल के रूप में, शक्ति के साधन के रूप में कोयले का उपलब्ध होता है तो लौह इस्पात उद्योग अधिक विकसित होगा, हम लोग जानते हैं। तो राइन नदी है, ये यूरोप के औद्योगिक विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान देती है और इसको कोयला परिवहन के लिए कोयला नदी भी कहा जाता है। इसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका के आंतरिक जलमार्ग। उत्तरी अमेरिका के आंतरिक जलमार्ग, हमने बात की थी कि आंतरिक जलमार्ग, आंतरिक जल परिवहन नदियों और झीलों में संपन्न होता है। अब हम लोग जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों के बॉर्डर पर कुछ झीलें हैं। याद आ रहा होगा आपको कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर एरियाज में कुछ झीलें हैं और उन झीलों में ही संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में व्यापार जल परिवहन के माध्यम से संपन्न होता है। देखिए कौन कौन सी झीलें हैं? सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ईरी झील, ह्यूरॉन झील और ओंटारियो झील। इन झीलों के माध्यम से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जल परिवहन संपन्न होता है। उसके अतिरिक्त कुछ नदियां भी हैं, जैसे मिसिसिपी मिसौरी नदी, मिसिसिपी नदी, मिसौरी नदी, ओहियो नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में, मैकेंजी नदी, ओटावा नदी कनाडा में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख औद्योगिक विकास, व्यापारिक विकास वाले राष्ट्र हैं और दोनों में इन झीलों और नदियों के माध्यम से व्यापार संपन्न होता है। चलिए आगे बात करते हैं दक्षिण अमेरिका के आंतरिक जल मार्गों की। तीसरा आता है दक्षिण अमेरिका के आंतरिक जल मार्ग। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की भौगोलिक परिस्थितियां अच्छी नहीं है, उसके बावजूद दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी के माध्यम से जल परिवहन संपन्न होता है। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। यहां दो बातें समझने की हैं, हालांकि अपन जब आगे नदियों का वर्णन पढ़ेंगे तब इसको पुनः एक बार पढ़ लेंगे, परंतु एक बार समझने के लिए आप लोग समझें कि एक तो विश्व की सबसे बड़ी नदी और एक विश्व की सबसे लंबी नदी, दोनों में अंतर है। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। बड़ी नदी से तात्पर्य होता है उसके जल घनत्व से, उसके जल भराव क्षमता से। तो अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है और जिसमें परिवहन कहां संपन्न होता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। इस नदी की लंबाई 6575 किलोमीटर है। 6575 किलोमीटर दक्षिण अमेरिका के आंतरिक जलमार्ग की प्रमुख आधारशिला अमेजन नदी की। अमेजन नदी में व्यापार संपन्न होता है। उसके अलावा दक्षिण अमेरिका के ब्राजील, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, इन देशों में, दक्षिण अमेरिका के ब्राजील, अर्जेंटीना, यूरुग्वे आदि देशों में पराना नदी, पराग्वे नदी, प्लाटा नदी, इन नदियों के माध्यम से जलीय व्यापार, जलीय परिवहन संपन्न होता है। आगे बात करते हैं हम लोग एशिया के आंतरिक जल मार्गों की, एशिया महाद्वीप के आंतरिक जल मार्गों की। तो एशिया महाद्वीप के दो प्रमुख राष्ट्र हैं, एक तो चीन और एक भारत, जिनमें जलीय परिवहन संपन्न होता है। तो देखिए चीन में कौन कौन सी नदियों के माध्यम से? हवांग हो नदी,
यांगटीसी क्यांग नदी और सिक्यांग नदी। कौन कौन सी नदियां? हवांग हो नदी, यांगटीसी क्यांग नदी और सिक्यांग नदियों के माध्यम से चीन में जलीय परिवहन संपन्न होता है। फिर बात करते हैं भारत की। तो भारत में गंगा नदी, हुगली नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, इसके अतिरिक्त यमुना है, राजस्थान में चंबल है, बहुत सारी नदियां हैं जिनमें जल परिवहन संपन्न होता है। इसके बाद आता है अफ्रीका के आंतरिक जल मार्ग, अफ्रीका महाद्वीप के आंतरिक जल मार्ग। अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील से निकलने वाली नील नदी प्रमुख आंतरिक जल परिवहन की नदी है। अभी अपन ने अमेजन नदी के संदर्भ में बात की थी कि यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, तो यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है और जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर, 6650 किलोमीटर, और यह है 6575 किलोमीटर। तो नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, विक्टोरिया झील से निकलती है और अफ्रीका में जल परिवहन को संपन्न करती है। उसके बाद कांगो नदी और नाइजर नदी। नील नदी, कांगो नदी, नाइजर नदी, ये तीन प्रमुख नदियां हैं जो अफ्रीका महाद्वीप में जलीय परिवहन को संपन्न करती हैं, या यूं कहें इनके माध्यम से अफ्रीका में जल परिवहन नौकायन के द्वारा, स्टीमर्स के द्वारा, जलपोतों के द्वारा किया जाता है। अंतिम आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आंतरिक जल मार्ग। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जल परिवहन की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ महाद्वीप है, जिसमें मात्र दो ही नदियां हैं, मरे और डार्लिंग। मरे और डार्लिंग दो ही नदियां हैं जिनके माध्यम से जलीय परिवहन संपन्न किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने अध्ययन किया आंतरिक जलमार्गों का, और आंतरिक जलमार्गों में संपूर्ण विश्व के सभी महाद्वीपों की स्थिति का हम लोगों ने अध्ययन किया। अगली वीडियो क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे समुद्री और महासागरीय जलमार्गों का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो अपने अध्ययन की रुचि को बनाए रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।